लेकिन इसे आप कह सकते हैं कि एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि उस समय ये घटना घटी और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का ये कारण नहीं था, ये उस समय की एक घटना थी जिसने आप कह सकते हैं कि जहाँ पर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो इससे बहुत पहले चली आ रही थी। और प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण है वो केवल असैसिनेशन ऑफ फर्डिनेंड नहीं था। जो कारण रहे प्रथम विश्व युद्ध के स्टूडेंट्स, उसमें पॉलिटिको इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, यानी उस समय की जो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां थी वो कारण रहे प्रथम विश्व युद्ध की। और ये दशकों से चली आ रही थी ये गतिविधियां, ऐसा नहीं था कि कुछ महीने या कुछ वर्ष की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस श्रृंखला को देखते हैं या उन कारणों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके कारणों में 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ, तो उसके बाद की जो गतिविधियां हैं और द थिंग्स दैट हैपन आफ्टर 1870 फ्रांस और जर्मन के युद्ध के पश्चात, उन सबको कहीं ना कहीं आप प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जोड़ सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक राइवलरीज, आर्थिक क्षेत्र में जो आपस में एक प्रतिद्वंदिता रही, कॉलोनीज के ऊपर डिस्प्यूट्स रहे। उस समय तक स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण हो चुका था यूरोप में, खासकर वेस्टर्न यूरोप में। वहां पर पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट की एक नई क्लास आई थी और ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज में मजदूर इत्यादि, श्रमिक इत्यादि कार्य कर रहे थे। तो जो कैपिटलिस्ट था उनका, ये हम कर चुके हैं जब हमने मार्क्सवाद किया आपके साथ या मार्क्सिस्ट थ्योरी की, सो उनका मेन एम था प्रॉफिट कमाना। सो इनिशियली ऑफ कोर्स जो भी उनका प्रॉफिट हुआ, दे रीइन्वेस्टेड अपने लोकल मार्केट्स के लिए, उन्होंने रीइन्वेस्ट किया, लोकल मार्केट्स में सेल किया अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, प्रोडक्ट्स को। लेकिन अल्टीमेटली उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि और प्रॉफिट मिल सके उनको, ओवरसीज यानी कि और जगह उन्होंने कॉलोनीज, शुरुआत हुई इकोनॉमी से, उसके बाद ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कंट्रोल इत्यादि भी हुआ, तो और जगह उन्होंने कॉलोनीज बनाई। और ये केवल भारत में या एशिया में ही सीमित नहीं था, अफ्रीका में भी ऐसा हो रहा था। तो इन कॉलोनीज के ऊपर जो डिस्प्यूट था, क्योंकि औद्योगिकरण केवल ब्रिटेन में तो नहीं हुआ था, और भी राज्यों में हुआ था उस समय के, जैसे जर्मनी इत्यादि। जबकि ब्रिटेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रही उस समय की, आर्थिक क्षेत्र में भी और मिलिट्री सैन्य शक्ति के रूप में भी, लेकिन जर्मनी ने भी बढ़त ली थी। तो ये जो कॉलोनीज पे डिस्प्यूट्स रहा, आर्थिक क्षेत्र में और ज्यादा विकास करने के लिए या पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए, या इंपीरियलिज्म भी आप इसे कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। इसके अलावा हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो हमने यथार्थवाद किया था, रियलिज्म किया था, बैलेंस ऑफ पावर वाज समवेयर कंसिडर्ड द मोड ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। अर्थात अंतरराष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन का कहीं ना कहीं उसके माध्यम से प्रयास किया गया कि युद्ध ना हो। और हमने आपको शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर बताया था, अर्थात जो शक्तियां हैं उस समय की राज्य, वो आपस में गुट बना लेते हैं या अलायंस बना लेते हैं। और दोनों अलायंस की क्योंकि शक्ति लगभग बराबर सी रहती है, चाहे एक तरफ 2 कंट्रीज हो, दूसरी तरफ 3 कंट्रीज हो, या दोनों ही तरफ 2-2, 3-3 कंट्रीज हो, तो क्योंकि ऐसी बराबर सी रहती हैं तो युद्ध कम होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर युद्ध होगा तो आफ्टर 1870 फ्रांस और जर्मन के युद्ध के पश्चात, उन सबको कहीं ना कहीं आप प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जोड़ सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक राइवलरीज, आर्थिक क्षेत्र में जो आपस में एक प्रतिद्वंदिता रही, कॉलोनीज के ऊपर डिस्प्यूट्स रहे। उस समय तक स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण हो चुका था यूरोप में, खासकर वेस्टर्न यूरोप में। वहां पर पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट की एक नई क्लास आई थी, और ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज में मजदूर इत्यादि, श्रमिक इत्यादि कार्य कर रहे थे। तो जो कैपिटलिस्ट था उनका, ये हम कर चुके हैं जब हमने मार्क्सवाद किया आपके साथ या मार्क्सिस्ट थ्योरी की, सो उनका मेन एम था प्रॉफिट कमाना।
सो इनिशियली ऑफ कोर्स जो भी उनका प्रॉफिट हुआ, दे रीइन्वेस्टेड अपने लोकल मार्केट्स के लिए, उन्होंने रीइन्वेस्ट किया, लोकल मार्केट्स में सेल किया अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, प्रोडक्ट्स को। लेकिन अल्टीमेटली उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि और प्रॉफिट मिल सके उनको, ओवरसीज यानी कि और जगह उन्होंने कॉलोनीज, शुरुआत हुई इकोनॉमी से, उसके बाद ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कंट्रोल इत्यादि भी हुआ, तो और जगह उन्होंने कॉलोनीज बनाई। और ये केवल भारत में या एशिया में ही सीमित नहीं था, अफ्रीका में भी ऐसा हो रहा था। तो इन कॉलोनीज के ऊपर जो डिस्प्यूट था, क्योंकि औद्योगिकरण केवल ब्रिटेन में तो नहीं हुआ था, और भी राज्यों में हुआ था उस समय की, जैसे जर्मनी इत्यादि, जबकि ब्रिटेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रही उस समय की, आर्थिक क्षेत्र में भी और मिलिट्री सैन्य शक्ति के रूप में भी, लेकिन जर्मनी ने भी बढ़त ली थी। तो ये जो कॉलोनीज पे डिस्प्यूट्स रहा, आर्थिक क्षेत्र में और ज्यादा विकास करने के लिए, या पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए, या इंपीरियलिज्म भी आप इसे कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। इसके अलावा हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जब हमने यथार्थवाद किया था, रियलिज्म किया था, बैलेंस ऑफ पावर वाज समवेयर कंसिडर्ड द मोड ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। अर्थात अंतरराष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन का कहीं ना कहीं उसके माध्यम से प्रयास किया गया कि युद्ध ना हो। और हमने आपको शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर बताया था, अर्थात जो शक्तियां हैं उस समय की राज्य, वो आपस में गुट बना लेते हैं या अलायंस बना लेते हैं, और दोनों अलायंस की क्योंकि शक्ति लगभग बराबर सी रहती है, चाहे एक तरफ 2 कंट्रीज हो, दूसरी तरफ 3 कंट्रीज हो, या दोनों ही तरफ 2-2 3-3 कंट्रीज हो, तो क्योंकि ऐसी बराबर सी रहती हैं तो युद्ध कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर युद्ध होगा तो दोनों को नुकसान होगा। तो एक तरह से बैलेंस ऑफ डेटरेंस आप कह सकते हैं। तो इस बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन के तहत अलायंस बनाने की जो उस समय की परंपरा रही, तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग अलायंस होंगे, विरोधाभास होगा उनमें, तो कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना होगी। और फाइनली नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, उस समय के अगर आप इतिहास देखें स्टूडेंट्स या भूगोल देखें, तो बहुत से राज्य जो अधीन थे, ऑब्वियसली वो सेल्फ डिटर्मिनेशन या स्वतंत्रता चाहते थे, और साथ ही साथ ऐसे बहुत से राज्य थे जहां पर माइनॉरिटीज थी, जैसे एल्सेस लोरेन जगह है, वहां पे फ्रांसीसी माइनॉरिटीज थी, लेकिन वो जर्मनी के पास था, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते थे, जर्मनी से मुक्ति चाहते थे। तो इस तरह की जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं, ये सभी कहीं ना कहीं कारण बनी प्रथम विश्व युद्ध की। ये जैसे हमने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक राइवलरीज यानी आर्थिक क्षेत्र में जो राज्यों के बीच में संघर्ष रहा। यूरोपीय उद्योग जो जिनमें ऑलरेडी औद्योगिकरण हो गया था, या इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे, यानी यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक राइवलरीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जहां लड़ा गया वो यूरोप की भूमि है। प्रथम विश्व जो था वो एक यूरोपीय युद्ध था, क्योंकि आपको याद होगा हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने यूरोसेंट्रिज्म किया था कि यूरोप पर केंद्रित जो है, हम उस विश्व की यहाँ पर बात करें, उसकी आलोचना भी हमने की थी जब हमने आपको पिछली क्लास में पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ग्लोबल साउथ बताया था। तो आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष या आर्थिक क्षेत्र में राइवलरीज जो रही, तो किस प्रकार की रही? सबसे पहले टैरिफ वॉर। टैरिफ होता है जिसे आप कुछ आयात निर्यात करते हैं तो उस पे जो आप कर लगाते हैं, तो उसको टैरिफ बोला जाता है। यानी आप जब कुछ इंपोर्ट करेंगे और जब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस पे जो टैक्सेशन है, तो अगर ज्यादा टैरिफ होगा तो वो चीज जो आपके यहाँ बिकेगी या आएगी तो वो महंगी होगी। तो अगर ऑब्वियसली इसमें नुकसान है उस कंट्री को जो आपके यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो टैरिफ वॉर रहे, और टैरिफ वॉर को हम दूसरे शब्दों में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी कहते हैं, यानी कि आप स्वतंत्र व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप फ्री ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड पर कहीं ना कहीं
टैरिफ लगाकर, कोटा लगाकर आप प्रोटेक्शनिस्ट यानी आप अपने लोकल मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या एक अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अनफेयर अर्थात बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नुकसान हो और आपके जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं उनको फायदा हो। तो इस तरह की जब देखने को आए कि राज्यों ने आपस में एक दूसरे के प्रति इस तरह से टैरिफ वॉर लगाए, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण बना जो आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिद्वंदता थी उसको बढ़ने में, क्योंकि इससे राज्यों को अर्थव्यवस्था में नुकसान हो रहा था और सभी राज्यों को आर्थिक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता थी। कंपटीशन इन ओवरसीज मार्केट्स, जो इंपीरियलिज्म है या साम्राज्यवाद है, जैसा हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, उसका जो आरंभ हुआ था वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए, मार्केट्स के लिए, अपना जो री इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद ऑफ कोर्स वो राजनीतिक भी बन गया, लेकिन जो आरंभ हुआ था वो ओवरसीज मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए या वहां पर इंडस्ट्रियल गुड सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड सेल करने के लिए और ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए हुआ था। तो ऑब्वियसली क्योंकि सभी यूरोपीय कंट्री, जैसे हमने ब्रिटेन तो था ही पावरफुल, हमने आपको जर्मनी इत्यादि का भी एग्जाम्पल दिया, तो आपस में इन राज्यों में एक कंपटीशन शुरू हो गया कि जो ओवरसीज मार्केट्स हैं वहां पर कहाँ कौन क्या वहां पर कब्जा करेगा या किस तरह से वहां पर मार्केट्स में अपना कार्य करेगा। थर्ड, कॉलोनियल डिस्प्यूट्स, शुरुआत हुई थी इकोनॉमी से, उसके बाद ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया, तो कॉलोनीज के ऊपर भी डिस्प्यूट शुरू हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली कॉलोनीज क्यों बनाई गई थी? इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने फायदे के लिए। तो ऑब्वियसली क्योंकि सभी कंट्रीज में ज्यादातर औद्योगिकरण हो चुका था यूरोपीय कंट्रीज में, तो सभी कहीं ना कहीं कॉलोनीज चाहते थे, तो उनको लेकर भी आपस में डिस्प्यूट एशिया और अफ्रीका दोनों जगह आपको ये देखने को मिला। और फाइनली इसी कारण से एशिया और अफ्रीका में यूरोप की जो जगह थी वहां पर आप देखेंगे कि जो यूरोपीय शक्तियां रही उस समय की, उनमें आपस में तनाव उत्पन्न हुआ, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। इसी तरह स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग अलायंस सिस्टम, जब आप किसी के साथ अलायंस बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने फायदे के लिए अलायंस बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि उस समय जो अलायंस बने राज्यों के, वो जिन राज्यों की जो एक सी जिनमें आपस में मित्रता थी या मित्रता नहीं भी थी, तो दूसरे गुट से डील करने के लिए वो मित्रता बनाई गई। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक दो अलायंस सिस्टम आपको वहां पर देखने को मिले, ट्रिपल एंटांट और ट्रिपल अलायंस सिस्टम। जो पहला था उसमें जर्मनी ने साइन किया डुअल अलायंस ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ, जर्मनी ने साइन किया, और इस अलायंस के तहत जो मेन आइडिया था जर्मनी का ये अलायंस साइन करने का या इस अलायंस को बनाने का, वो था कि अगर फ्रांस, क्योंकि एल्सेस रोलेन जो था फ्रांसीसी जो टेरिटरी थी वो जर्मनी के पास थी, तो जर्मनी को डर था कहीं फ्रांस आक्रमण ना करे एल्सेस रोलेन वापस लेने के लिए। तो जर्मनी ने स्वयं को स्ट्रेंथन करने के लिए अगेंस्ट एनी अटैक बाय फ्रांस, उन्होंने एक डुअल अलायंस किया ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। साथ ही साथ जो दूसरा कारण रहा इस अलायंस का कि ऑस्ट्रिया और हंगरी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें स्वयं को रशिया से थोड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा था या महसूस हो रहा था, तो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रशिया। तो इस तरह से ये 1882 में ट्रिपल अलायंस बन गया, जब इटली ने भी इस गुट को ज्वाइन किया। सो एक तरफ जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गए और तीसरा इटली हो गया, तो ये एक ट्रिपल अलायंस बन गया। और इटली ने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि फ्रांस के अगेंस्ट। तो इन तीनों ने मिलकर एक अलग गुट बनाया और मेन आइडिया यही था कि जर्मनी स्वयं को फ्रांस से, इटली स्वयं को फ्रांस से और ऑस्ट्रिया हंगरी स्वयं को रशिया से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सके।
और दूसरा इनका मेन आइडिया था सुरक्षा के साथ, इस तरह से आपसी सुरक्षा के साथ कि स्टेटस को मेंटेन हो। स्टेटस को अर्थात जो जैसा है वैसा रहे, there should not be any change. So that means जो टेरिटरी इनके पास थी that should be there and उनकी जो टेरिटरी है वो ना जाए, और इस तरह इसलिए इन्होंने अलायंस बनाया। लेकिन ये एक तरफा अलायंस था, तो दूसरी साइड दूसरा अलायंस भी था which was the counter alliance, और यही जो अलायंस पे अलायंस हो गए और अलग अलग अलायंस एक दूसरे के खिलाफ जो अलायंस हुए, that was again another cause for the first world war. क्योंकि अभी हमने आपको बताया इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो अलायंस बनाया था वो फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट था, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ्रांस और रशिया ने भी एक एंटांट 1893 में इन्होंने बनाया, या एक और आप कह सकते हैं अनुबंधन किया, एक और एग्रीमेंट किया, या कह सकते हैं एक और ग्रुप बनाया टू काउंटर द ट्रिपल अलायंस। जो दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस बन चुका था जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी का, तो उसे काउंटर करने के लिए फ्रांस और रशिया ने एक और अलायंस बनाया। और दूसरी तरफ साथ ही साथ जो दूसरा एम था वो ये भी था कि ब्रिटेन को, मतलब जो फ्रांस और रशिया है, वो ब्रिटेन को भी कंटेन कर सके। और अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप उस समय का इतिहास, उस समय की सैन्य शक्ति या राजनीतिक शक्ति आप देखें, तो ब्रिटेन वाज अ ग्रेट पावर। अभी भी इट इज वन ऑफ द मेजर पावर्स, इनिशियली एज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और अब जब ब्रेक्जिट की बात हो रही है, लेकिन उस समय ब्रिटेन वाज अ ग्रेट पावर टू रेकन विद। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, साम्राज्यवाद अलग स्थापित किया था ब्रिटेन ने और कंट्रीज पर, उनकी सैन्य शक्ति भी बहुत मजबूत थी। सो ब्रिटेन वाज कंसिडर्ड अ ग्रेट पावर एट दैट टाइम। और फ्रांस और रशिया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सभी का जो भी औद्योगिकरण जहां हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां हो चुका था, वो सभी राज्य चाहते थे और जगह कॉलोनीज बनाने के लिए। और क्योंकि वो तो एशिया अफ्रीका में एक लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आपस में उनके तनाव भी था। तो इसी तरह फ्रांस और रशिया ने जो अलायंस बनाया, एक कारण रहा उस अलायंस बनाने का कि जो 1893 में उन्होंने बनाया कि जो ट्रिपल अलायंस है दूसरी तरफ, इटली का, ऑस्ट्रिया हंगरी का, जर्मनी का, उसको काउंटर कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा कारण रहा ब्रिटेन को कंटेन कर सके, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी फ्रांस की जो एक आप कह सकते हैं कॉलोनियल डिस्प्यूट्स आरंभ हो चुके थे। तो ब्रिटेन को कंटेन करना या उसकी शक्ति को कंटेन करना, ये भी दूसरा कारण रहा। इसी में जो ये ट्रिपल एंटांट की हम बात करते हैं, तो इसी में एंग्लो फ्रेंच एंटांट हुआ 1904 में। यानी पहले जहां एक तरफ ब्रिटेन से आपसी मतभेद थे, वहीं वो मतभेद जो है वो आप कह सकते हैं सुलझा लिए गए, या उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उस तनाव को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा गया। तो जहां ब्रिटेन को एक तरफ कंटेन करने की बात थी, वहीं पे दूसरी तरफ उनके साथ शांति समझौता भी किया गया, या उनके साथ मिलकर एक एंटांट बनाया गया। सो 1904 में एंग्लो फ्रेंच एंटांट, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर आपस में एक अनुबंधन किया। और इसी उसमें अनुबंधन की एक और श्रृंखला में जो नेक्स्ट स्टेप रहा, उसमें रशिया ने और ब्रिटेन ने आपस में अनुबंध किया। तो एक तरफ फ्रांस और रशिया का एग्रीमेंट हुआ, दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस का, और ब्रिटेन और रशिया का। तो यानी तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। जो काउंटर अलायंस बना वो ट्रिपल एंटांट के नाम से जाना गया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया रहे। तो अब दो अलायंस हो गए, एक इटली का, उसके साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक
जो यूरोप था वो आपको 2 अलायंस में आप कह सकते हैं वो बटा हुआ मिला और ये कारण रहा क्योंकि आपस में ऑब्वियसली मतभेद थे तभी अलायंस बनाए गए थे। ये एक और कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध का। इसके साथ-साथ स्टूडेंट्स नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस यानी कि उस समय के जो कंट्रीज थी उनमें एक जिसे आप कह सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं उसे आप उग्र राष्ट्रवाद से भी जोड़ सकते हैं। तो ये भी कारण बना, दोनों ही तरफ से आप देख सकते हैं, एक स्वयं को स्वतंत्र करना और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद भी। तो इसमें जो माइनॉरिटीज थी यानी जो अल्पसंख्यक थे यूरोप का उस समय का अगर आप देखें उस समय तो वो अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में थे और वहां पर माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक के रूप में थे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया जो फ्रांसीसी थे फ्रांस के साथ होने चाहिए थे लेकिन एल्सेस लोरेन जो जगह है जहाँ पे फ्रांस मेजॉरिटी में थे वहां पर जर्मनी का कब्जा था, तो ऑब्वियसली जर्मनी में वो माइनॉरिटीज में हो गए। तो इस तरह से जो यूरोप का मानचित्र उस समय का जो बटा हुआ था तो उसमें आप देखेंगे कि जो माइनॉरिटीज थे वो यूरोप के विभिन्न भागों में उस समय फैले हुए थे। जब ऐसा था तो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी स्वयं को स्वतंत्र करना हो गया या जहां पर वो एक्चुअली है मेजॉरिटी वहां पर शामिल होना, जैसे एल्सेस लोरेन के लोग फ्रांस के साथ मिलना चाहते थे। ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था ये उस समय देखने को मिला कि वो जो फ्रांसीसी लोग हैं वो जर्मन के जो रूल था जिसके तहत वो थे वो ऑब्वियसली उसके प्रति बहुत अच्छे आप नहीं सोचते थे और वो वहां से अलग होकर जर्मनी से अलग होकर वापस फ्रांस के साथ मिलना चाहते थे। और इसी के दौरान जो ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो एक दौर चल रहा था या माइनॉरिटीज जो थी एक राज्य में थी जहां से वो हटकर अपनी जो मेजॉरिटी कंट्री है वहां पे शामिल होना चाहती थी या स्वयं स्वतंत्र होना चाहती थी। यही अलग अलग राज्यों में उस समय के यूरोप में आपको देखने को मिला और अंत में यही कारण बना कि असैसिनेशन हुआ फर्डिनेंड का और फाइनली जब ये असैसिनेशन हुआ तो ऑस्ट्रिया जो है उसने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया यानी युद्ध घोषित कर दिया या ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और 2 कंट्रीज के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन जो विश्व के और कंट्रीज थे यूरोप के वो जुड़ते चले गए कहीं ना कहीं इस युद्ध से, क्योंकि आपस में अलायंस था, एक दूसरे की अपने गुट में जो और लोग थे उनकी सहायता के लिए आना था या आपके दूसरे ग्रुप के साथ प्रतिद्वंदता थी। तो यानी कि और जो विश्व के राज्य थे उस समय के यूरोप के वो कहीं ना कहीं इस युद्ध से जुड़ते चले गए और फाइनली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया तो रशिया ने भी युद्ध में शामिल हो गया सर्बिया की तरफ से। और इसी तरह से जर्मनी भी युद्ध में शामिल हो गया। उसने जब रशिया सर्बिया की तरफ से शामिल हुआ तो उसने रशिया पर युद्ध या धावा बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया वॉर, और साथ ही साथ फ्रांस के साथ भी, क्योंकि अलायंस था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का। तो इस तरह से हर कंट्री ने अपने अलायंस के या अपने रिलेशन के आधार पर दूसरी कंट्री जैसे से युद्ध में शामिल होती चली गई, तो युद्ध को डिक्लेयर करते चले गए और विश्वव्यापी युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। इसी तरह ब्रिटेन भी ज्वाइन किया बिकॉज फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का अनुबंध था या एक साथ थे वो लोग। और एक तो अब आप ये देखेंगे कि जब युद्ध हुआ तो एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एक साइड और ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया ने ट्रिपल एंटांट बनाया था। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी और इटली ने एक ट्रिपल अलायंस बनाया था। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने बताया है कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी एक तरफ थे और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया दूसरी तरफ थे। ऑफ कोर्स अन्य राज्य भी बाद में शामिल हुए, लेकिन इटली कहाँ गया?
ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक गुप्त संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था इटली को कि उनको कुछ जगह जैसे ट्रिस्ट इत्यादि उनको दिए जाएंगे, जिसके कारण इटली जो है उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी या जर्मनी का साथ नहीं दिया युद्ध में। लेकिन इस युद्ध में 1917 में आप देखेंगे यूएस ने भी, जो अलाइज थे उनके पक्ष में, यूएस ने भी इस युद्ध में इंटरवीन किया। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या नतीजा निकला युद्ध का, फाइनली ऑफ कोर्स युद्ध हुआ, युद्ध चला लंबे समय तक, जैसे हमने कहा 1919 तक चला। तो इसमें बहुत नुकसान हुआ स्टूडेंट्स। यूरोप की क्योंकि भूमि पर लड़ा गया था, तो ऑफ कोर्स यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो लॉस था वो था ह्यूमन लाइफ्स का, ह्यूमन कैजुअलिटीज का बहुत ज्यादा इसमें लॉस हुआ, या बहुत सारी ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई। ऑफ कोर्स अर्थव्यवस्था का तो नुकसान हुआ ही हुआ। अब इसके नतीजे क्या निकले? सबसे पहले 1919 तक आते आते जो युद्ध है वो समाप्ति की ओर था। जब अमेरिका ने 1917 में इसमें हस्तक्षेप किया था, तो उसके बाद जो वुड्रो विल्सन अमेरिकन राष्ट्रपति रहे, शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स की बात की विश्व में। और आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स जो लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, खासकर शुरुआत से, आपको याद होगा हमने आपको आइडियलिज्म करवाया है, जब हमने आपको नव उदारवाद करवाया था या उदारवाद करवाया था। तो आइडियलिज्म जो था यानी आदर्शवाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात चिटियो वर्साई की संधि से पहले या उसके दौरान वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स जो थे वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद या जो एक आइडियलिज्म है उससे जुड़े हुए थे, जिसकी ऑफ कोर्स यथार्थवाद ने आलोचना भी की। सो आइडियलिज्म में अगर आप देखें तो वहां पे शांति पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर जो शांति स्थापित करें, उन पर बहुत बल दिया गया है। सो वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट जो है हम आपको पहले करवा चुके हैं, तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा सा आइडिया या रिवाइज आपको करवा देते हैं। फ्रीडम ऑफ सीज, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो हाई सीज है, वहां पर आवागमन इत्यादि की एकदम जो फ्रीडम है या स्वतंत्रता हो, अर्थात कोई भी राज्य हाई सीज पर रोक टोक ना लगाए, क्योंकि वो राज्यों का पानी नहीं है, वो हाई सीज है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्टूडेंट जो हाई सीज है, वहां पर शिप, कार्गो शिप के माध्यम से व्यापार होता है, और विश्व में जो व्यापार होता है राज्यों के बीच में, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत हाई सीज या कार्गो शिप्स के माध्यम से होता है। तो अगर वहां पे रोक टोक लगाई जाएगी तो व्यापार का असर पड़ेगा ही व्यापार पर राज्यों के बीच में मतभेद इत्यादि भी होंगे, संघर्ष और युद्ध भी हो सकता है। तो यही वुड्रो विल्सन ने कहा कि हाई सीज जो है उनमें बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए। सेकंड, उन्होंने फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार पर बहुत बल दिया। हमने अभी स्टूडेंट्स आपको कारण करवाए हैं या कारक बताए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वन ऑफ द कॉजेज इज इकोनॉमिक डिस्कंटेंट, या जो इकोनॉमी में जो फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स लगाए जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द कॉजेज। सो यही बात कही गई कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, सभी राज्यों को विकास करना है, रिसोर्सेस की आवश्यकता है, तो आपस में किसी भी कारण से राज्य जो है रोक टोक न लगाएं, मुक्त व्यापार हो, सभी आगे जो व्यापार है एक दूसरे से कर सके। सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये भी देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण, जिसे हमने आपको एल्सेस लोरेन इत्यादि का एग्जाम्पल दिया, एक कारण ये भी रहा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी कंट्री में कुछ राज्य अधीन है, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, तो उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो वुड्रो विल्सन ने इस पर भी बल दिया। सो इस तरह से जो पॉइंट्स है वो आते हैं उनके 14 पॉइंट्स में, और ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इत्यादि पर भी उन्होंने बल दिया। और इसी तरह से शीत युद्ध का जब अंत हुआ
तो उसके जो एक निष्कर्ष या कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हैं, उसमें जैसे हमने बताया प्रयास हुआ शांति का, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत हो चुकी थी, तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। फाइनली जर्मनी ने सरेंडर किया और जर्मनी के सरेंडर के साथ उस समय बहुत सारी ट्रीटीज हुई, यानी एग्रीमेंट्स हुए, अनुबंधन हुए। हम लोग वर्साई की संधि के बारे में बात करते हैं क्योंकि डेफिनेटली वर्साई की संधि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्साई की संधि के साथ साथ पेरिस शांति सम्मेलन या पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर या शांति स्थापित करने के लिए जिन संधियों पर वार्ताएं हुई, विचार विमर्श हुए और अंत में हस्ताक्षर हुए, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्साई ही नहीं बल्कि अन्य कुछ संधियों पर भी हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी वो मेजर संधि थी, जर्मनी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। जर्मनी जो हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी जिन्होंने सरेंडर किया था, तो इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्साई को बहुत महत्व दिया जाता है। जो ट्रीटी ऑफ वर्साई था स्टूडेंट्स, वो बिटवीन एलाइज एंड जर्मनी था, यानी कि जो एलाइज कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि, उनमें और जर्मनी जो हारा हुआ राज्य था, उसके बीच में ये ट्रीटी ऑफ वर्साई या ट्रीटी ऑफ वर्साई का अनुबंधन किया गया। और इसके तहत जर्मनी ने अपनी टेरिटरीज को सरेंडर किया, और इससे ऑफ कोर्स जर्मनी को नुकसान भी हुआ क्योंकि जो टेरिटरीज थी उनमें नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक संसाधन थे, तो अगर उन टेरिटरीज को आप सरेंडर करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा। बट जर्मनी को अपनी जो टेरिटरीज थी, यानी कि खासकर वो जिन पर ऑफ कोर्स उसने कब्जा इत्यादि किया था, वो सब जर्मनी ने सरेंडर किया। साथ ही साथ जैसे हमने आपको बताया, क्योंकि यूरोप की भूमि पर ये लड़ा गया था, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस समय राज्यों को। सो यूरोप की भूमि पर जब ये लड़ा गया तो बहुत ज्यादा नुकसान के कारण ये कहा गया कि जो जर्मनी है वो मुआवजा दे या जो नुकसान किया उसकी भरपाई करे। अन्य राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे जर्मनी ने आक्रमण किया या नुकसान हुआ, तो उन राज्यों को जर्मनी जो है वो मुआवजा दे, और मुआवजे की बहुत बड़ी अमाउंट तय की गई, और जब तक मुआवजा पूरा नहीं होता जर्मनी कोल इत्यादि की जो उनकी खाने इत्यादि थी वो सरेंडर करेगा और वो अलाइज कंट्रीज के साथ रहेगा। इस तरह भी प्रावधान किए गए। जर्मनी के कॉलोनीज थे, उनको भी ले लिया गया, और उस समय जो लीग ऑफ नेशंस स्टूडेंट्स बन चुका था, यानी राष्ट्र संघ बन चुका था, और लीग ऑफ नेशंस में एक मैंडेट सिस्टम रखा गया था। मैंडेट सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस के तहत भी अंदर भी यूनाइटेड नेशंस के तहत भी ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऑर्गन माना जाता है जो ऑफ कोर्स अब डिफंक्ट हो गया है। तो उसका कार्य था कि जितने भी राज्य जहाँ पे साम्राज्यवाद है वो स्वतंत्र हो जाए, और जिन राज्यों ने साम्राज्यवाद स्थापित किया है वो वहां पर किस प्रकार से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से अपनी कॉलोनीज का ध्यान इत्यादि रख रहे हैं, उस तरह की वो वार्षिक रिपोर्ट थी। तो यही बात मैंडेट सिस्टम में थी उससे पूर्व, यूनाइटेड नेशन से पूर्व, कि जहां पर उस समय जितने भी राज्य अधीन है या साम्राज्यवाद के अंदर है, वो सब मैंडेट सिस्टम में आ जाएंगे। और मैंडेट सिस्टम का अर्थ था कि जो उनके कॉलोनीज जो हैं वो लीग ऑफ नेशंस में आएंगे, और जिन्होंने राज्यों ने साम्राज्यवाद स्थापित किया है वो जो है देख रेख करेंगे, मतलब साम्राज्यवाद नहीं माना जाएगा, देख रेख माना जाएगा। तो जो कॉलोनीज सरेंडर की थी जर्मनी ने, वो सारी फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि जो है वो मैंडेट सिस्टम के तहत आ गई, और फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि मैंडेट सिस्टम के तहत यूएन लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट सिस्टम के तहत देखरेख कर रहे थे।
इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी था कि जर्मनी को स्ट्रॉन्ग ना रखा जाए, खासकर सैन्य क्षेत्र में, ताकि पुनः वो ऐसा ना करे और जर्मनी को वीक रखा जाए। ये भी एक एम रहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी माना गया था, नुकसान के लिए जर्मनी को दोषी माना गया था। तो जर्मनी का जो आर्मी और नेवी का जो साइज था, यानी जल और थल सेना जो थी, बहुत उसको रिड्यूस कर दिया गया। जो वायु सेना है वो बिल्कुल नहीं होगी, और साथ ही साथ जो राइन जो था उसको भी डीमिलिटराइज्ड किया गया। सो इस तरह के कदम उठाए गए, और इसके साथ ही साथ क्योंकि जर्मनी हार गया था तो उसको इन शर्तों को मानना पड़ा, या इस अनुबंधन पर, ट्रीटी ऑफ वर्साई पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने पड़े। और ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ ही साथ लीग ऑफ नेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहली बार एक औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो जैसे हेग कॉन्फ्रेंस हुआ, या हमने आपको पहले वेस्टफेलिया इत्यादि बताया था, सो उसमें केवल एक जैसे सम्मेलन की हम बात करते हैं तो वो हुआ, ठीक है, तो सम्मेलन हुआ। तो लेकिन जो हम बात करते हैं इसकी कि किस तरह से जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो औपचारिक रूप से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। इससे पहले सभा सम्मेलन थे, कुछ अलायंसेस थे, डिस्कशन था, लेकिन औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो शांति इत्यादि के लिए कार्य करे, वो लीग ऑफ नेशंस पहली संस्था थी। सो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस में अलग, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में एक जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, या उनका एक कोर्ट है, तो इस तरह से जो है लीग ऑफ नेशंस में भी कुछ ऑर्गन्स रखे गए। और पहली बार, जैसे अभी तक शक्ति संतुलन था, हमने अभी आपको ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटांट के बारे में बताया है, तो पहली बार शक्ति संतुलन से आगे जाकर लीग ऑफ नेशंस में पहली बार सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कही गई। दैट मीन्स इफ वन कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री, all the countries of the world will come to the rescue of the victim and push back the aggressor। अर्थात अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक राज्य ने अगर दूसरे राज्य पर आक्रमण किया तो बाकी जो कंट्रीज हैं उसकी सहायता के लिए आएंगी, और जिसने आक्रमण किया है उसे पीछे खदेड़ेंगी। और साथ ही साथ ये लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत ये तहत होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इसमें ये भी कहा गया कि आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक किया तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाएंगे कि आप विड्रॉ कीजिए जो आपने अटैक किया है, टेरिटरी पे कब्जा किया है। लेकिन बाद में ज्यादा सफल नहीं हुआ लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि इटली ने एबिसिनिया पे अटैक किया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए पर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगाए गए। जापान ने काओचाओ इत्यादि पर कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जो समय की बड़ी शक्तियां थी जैसे यूएस इत्यादि, उन्होंने तो लीग ऑफ नेशन ज्वाइन ही नहीं किया। तो इस तरह से बहुत से कारण रहे जिनके कारण लीग ऑफ नेशन ज्यादा सफल नहीं हो पाया, सामूहिक सुरक्षा का भी प्रयोग नहीं कर पाया, और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो हम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर करेंगे स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध करेंगे, तो हम और जो कारण रहे द्वितीय विश्व युद्ध के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो आपके साथ करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स लीग ऑफ नेशंस की असफलता या लीग ऑफ नेशंस में यूएस इत्यादि का शामिल ना होना, या सामरिक सुरक्षा का प्रयोग ना कर पाना, या स्ट्रॉन्ग आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाना, या अन्य राज्यों ने जब लीग ऑफ नेशंस के सदस्यों ने जब दूसरे राज्यों पर कब्जा किया तब कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना लेना इत्यादि, ये बहुत से कारण रहे लीग ऑफ नेशंस की असफलता के और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के। इसके साथ साथ वापस आते हैं वेरी क्विकली स्टूडेंट्स, ये मैम की आज लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपके हम प्रश्न लेंगे। जिसे हमने आपसे कहा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई एक महत्वपूर्ण संधि रही जिस पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन साथ ही साथ पेरिस शांति सम्मेलन में, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में और भी कुछ संधियां हुई थी, जिसमें सेंट जर्मेन की संधि थी
जो एलाइज और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। आपको याद होगा, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी एक तरफ थे। इसी तरह इसके तहत जो ये सेंट जर्मेन की जो संधि हुई, इसमें ये कहा गया कि चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और यूगोस्लाविया ये चारों स्वतंत्र राज्य होंगे। चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और यूगोस्लाविया ये स्वतंत्र राज्य होंगे। हुआ तो उस समय पेरिस पीस एग्रीमेंट जब दूसरे राज्यों पर कब्जा किया, तब कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना लेना इत्यादि, ये बहुत से कारण रहे लीग ऑफ नेशंस की असफलता के और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के। इसके साथ साथ वापस आते हैं वेरी क्विकली स्टूडेंट्स, ये मैम की आज लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपके हम प्रश्न लेंगे। में अगर देखें जो मैम ने पिछले 45 मिनट्स 6 में आप